Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Okay students, today in chapter number 5 we are going to discuss our topic vapor pressure. Okay, first of all, what is meant by vapors? Vapors क्या होते हैं? वेपर्स ये स्टीम होती है जो कि हमें नज़र आती है जबकि वाटर बॉईल हो जाता है या कोई भी लिक्विड या कोई भी गर्म चीज़ में से जब वो स्टीम निकल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेपर्स कहते हैं। और वेपर्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे कि इवेपोरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस फेज, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंजेस इनटू गैस फेज, दिस इज़ नोन एज वेपर्स, ठीक है। इवेपोरेशन होती है ना ये, और इवेपोरेशन में बेसिकली वेपर्स ही बनते हैं। और वेपर क्या होते हैं कि लिक्विड के अंदर से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं और वो जो गैस में कन्वर्ट होकर हमें स्टीम की फॉर्म में नज़र आते हैं, वो होते हैं वेपर्स। अब व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? बिफोर गोइंग टुवर्ड्स डेफिनेशन में आपको अगर एक समझाऊं पहले, जैसे ये देखें, हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है वेपर प्रेशर और दूसरा होता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब वेपर प्रेशर और कंडेंसेशन में क्या फ़र्क है? देखें, वेपर्स तो होते हैं ना कि जो पहले हाली वेपर्स में, वेपर्स तो ये होते हैं ना कि हमारे पास कोई भी जो है वो बर्तन है और उसको हम लोग अगर उसको हम हीट दे रहे हैं तो उसमें से वेपर्स जो हैं वो निकल के बाहर जा रहे हैं, तो ये होता है वेपर्स, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन का क्या होता है कि जब आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम हो, ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी बर्तन है उसको हमने लिड से कवर किया हुआ है और नीचे हमने उसको स्टीम दे रहे हैं, चूल्हा ऑन किया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ब्रेक हो रहे हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो रही हैं। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे, उनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस वालों से कम होती है। तो अब सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जब हम स्टीम दे रहे हैं तो सरफेस वालों की ज़्यादा होगी, तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और जब वो ब्रेक होती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस फेज़ में। अब गैस फेज़ में जब वो कन्वर्ट होंगे तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो ए वाली डायग्राम है यहाँ से बबल्स बनना शुरू हुए हैं, मतलब कि लिक्विड चेंज हुआ है गैस फेज़ में और वो जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए हैं, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है कि वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम क्लोज़ होगा, ठीक है, जब उन्हें इवेपोरेट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वो वापस लिक्विड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। समझ आई? है देखें, हमने स्टीम दी है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है मॉलिक्यूल्स की, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई हैं। जब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुई हैं तो क्या हुआ है कि वो गैस फेज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनका हम वेपर्स कहते हैं, ये वेपर्स मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब वो इस्केप होने के लिए मूव करेंगे। लेकिन जब उन्हें इस्केप होने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि सिस्टम तो वो क्लोज़ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो वापस नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे लिक्विड की तरफ। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे चावल वगैरह भी जब दम पे लगाते हैं या वैसे ही कोई भी चीज़ गर्म कर रहे हैं या उसको हीट दे रहे हैं, तो अगर वो ऊपर से कवर है तो जब हम उसका ऊपर से कवर हटाते हैं तो आपको गीला गीला नज़र आता है, पानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं ना गिरते होते, वो बेसिकली वेपर्स होते हैं जो कि ऊपर जाके उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो दोबारा से उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और इकट्ठा होके क्या होता है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और नीचे से फिर मॉलिक्यूल्स ऊपर आते रहते हैं, ठीक है, तो वो हमें जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सारी बात मैंने आपको डेफिनेशन समझाने के लिए की है कि ये जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जब वो आके जो वेपर्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जब वो आके पानी के ऊपर जो नीचे पानी है या नीचे जो भी लिक्विड है जो इवेपोरेट हो रहा था जिसके वेपर्स बन रहे थे उसके ऊपर आके वापस दोबारा गिरेंगे, ठीक है। जैसे देखें, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, वेपर्स मूव कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही और वो वापस नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं और अपनी सरफेस पे आके वो गिरेंगे। जैसे ये आपको येलो नज़र आ रहा है, सपोज़ ये लिक्विड है, ये लिक्विड के ऊपर आके दोबारा से गिरेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आके एक्सर्ट करेंगे ना, इस चीज़ को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। समझ आइए, मतलब जो कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर से आके गिरते हैं इसके ऊपर, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जैसे कि अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, जो कि लिक्विड के वेपर्स, जैसे ये देखें वेपर्स निकल रहे थे ना लिक्विड के, ये वाले वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे
एट इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखें, इक्विलिब्रियम वाली बात मैं आपको अभी बताती हूँ। और क्या होगा कि जो प्रेशर एक लिक्विड के वेपर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर ही, ठीक है। जैसे ये देखें, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल नीचे वापस मूव कर रहे हैं और लिक्विड के ऊपर आके गिरेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेशर है इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब जो बात उन्होंने की है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपराइज होना शुरू हो गए, ठीक है। सपोज अभी ये पहले ए वाली डायग्राम में आपको थोड़े वेपर्स नज़र आ रहे हैं, दूसरी डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है आपको बी वाली में कि वेपर्स ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जो है वो दो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। मतलब कि वेपराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा है, मतलब वेपराइजेशन जो वेपर्स बनने की स्पीड है वो ज़्यादा है, लेकिन कंडेंसेशन का प्रोसेस जो कि वेपर्स का वापस लिक्विड पे आके गिरना वो स्लो है, ठीक है। लेकिन सी वाली डायग्राम में क्या हो रहा है कि देखें, 3 मॉलिक्यूल्स ही एक टाइम पे ऊपर जा रहे हैं और 3 ही नीचे आ रहे हैं, जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल रेट पे हो गए हैं। स्टार्ट में क्या था, वेपराइजेशन का प्रोसेस स्पीड अप था, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है, कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्पीड अप होना शुरू हुआ है। लेकिन एक टाइम आएगा जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो इक्वल रेट पे आ जाएंगे। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस फेज से लिक्विड की सरफेस पे आके गिर के दोबारा से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको समझ आई है वेपर प्रेशर क्या होता है। अब सुने डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन और दो टर्म्स हमने जो है वो डिस्कस करनी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस दोनों इक्वल रेट पे आ जाएंगे। अब जिस तरह हमने इवेपोरेशन में स्टडी किया था कि इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेम उसी तरह से वेपर प्रेशर भी किसी पे डिपेंड करता है। अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर। अब नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब वो लिक्विड कितना कोई स्ट्रांग है, ठीक है, या उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको इस वीकली टेस्ट में भी आया था, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। उन्होंने नेचर ऑफ लिक्विड के बजाय क्या क्वेश्चन दे दिया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो नेचर ऑफ लिक्विड वही है कि इसके अंदर बॉन्ड कौन से हैं या इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं, उस लिक्विड की नेचर क्या है। तो हमने अभी तक जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें हमने क्या डिस्कस किया है, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। और उसी चैप्टर में हमने ये बात भी डिस्कस की थी दैट पोलर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ नॉन पोलर, ठीक है। बिकॉज पोलर बॉन्ड में क्या होते हैं, पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उनको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो पोलर बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होंगी, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उनको जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना वो करने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। उनके वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो वीक होते हैं हमारे पास, जो हम वीक लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो वेपर्स बनने का प्रोसेस है वो जल्दी होता है, क्योंकि उनके जल्दी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं और जल्दी से वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी या जितनी स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ लिक्विड होगी उतना स्लो रेट ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। मतलब दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल दी हुई है कि वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ अल्कोहल एट सेम टेम्परेचर। सपोज हमारे पास सेम टेम्परेचर है, एक बर्तन में हमने वाटर लिया है, दूसरे में हमने अल्कोहल लिया, ठीक है। दोनों को सेम हीट हम लोग देख रहे हैं, सपोज हम 30 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को हीट कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर है चूँकि वो पोलर है, ठीक है, और उसके अंदर उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वाटर में, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं,
तो क्या होगा कि वाटर को जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा वेपर्स बनने में, इसीलिए उस वाटर वाली जो पैन होगा हमारे पास, वहाँ पे क्या होगी, जो रेट ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, और जो अल्कोहल होगा वहाँ पे रेट ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। उसके अलावा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, सेम उसी तरह से बात है कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, साइज़ जितना स्मॉल होगा, ठीक है, इनके दरमियान भी क्या रिलेशन है, इनके दरमियान भी इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, मतलब स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ वेपर प्रेशर, एंड लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर और लोअर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, और वेपर प्रेशर। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हमारे पास कोई भी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, सपोज हमारे पास हेक्सेन है, हेक्सेन में C6H12 इसका फार्मूला होता है। अब देखें आपको कार्बन के 6 एटम्स नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन के 14 एटम। लेकिन उसी तरह अगर हम डिकेन की बात करें तो डिकेन में कार्बन के 10 एटम्स हैं और जो हाइड्रोजन है उसके 22 एटम्स हैं। तो मतलब बॉन्ड्स ज़्यादा है ना। इस केस में क्या है कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं 14, और लेकिन दूसरे केस में क्या है कि 10 कार्बन हैं और 22 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो मतलब ज़्यादा बॉन्ड्स हैं, तो ज़्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये थोड़ा मुश्किल से ब्रेक होंगे, लेकिन जो स्मॉल साइज़ है जिसमें थोड़े बॉन्ड्स बने हुए हैं वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके बॉन्ड्स, और जल्दी से मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि स्मॉल साइज लार्जर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जो लार्जर साइज होंगे उनके अंदर कम रेट होगा इवेपोरेशन का। उसके अलावा टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में मैंने आपको जैसे कि इवेपोरेशन में बताया था, वेपर प्रेशर बेसिकली इवेपोरेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वेपर्स बनने का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे इवेपोरेशन उतना जल्दी होगी, जैसे कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी से मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ब्रेक होंगी और मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत स्पीड अप होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस मतलब वेपर्स बनने का प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ, ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेफिनेशन वेपर प्रेशर की, उसके अलावा ये सारा अगर आपको आ जाए डिफाइन वेपर प्रेशर आप स्टार्ट से लेके, तो ये जो आपको केस इक्वेशन नज़र आ रही है, लिक्विड रिवर्सिबल वेपराइज कंडेंस वेपर्स, ये जो आपको इक्वेशन एक नज़र आ रही है ना, इसमें आपने देखा एक एरो आगे और एक एरो की रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम को शो कर रहा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब लिक्विड जो है वो कंटिन्यूसली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर्स कंटिन्यूसली कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और दोनों का जो रेट है वो इक्वल है। ठीक है, ये सारा आपने करना है, साथ में आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी सारी, और उसके अलावा उसी तरह ऑन विच फैक्टर्स वेपर प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, उसके अलावा वो आपको अलग से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेपर प्रेशर, और नेचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो टेबल है इसमें से आपको कोई एमसीक्यू वगैरह वो पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपने पढ़ लेना। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ योर डायरी पेज नंबर 85 to 86। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।